देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। और बुद्धि जो है आपका लेक्चर वाले सिलेबस में भी है, जो 3rd पॉइंट है शैक्षिक मनोविज्ञान, उसमें भी आपको छोटा सा दिया हुआ है बुद्धि, है ना। उसमें भी हमको बुद्धि के बारे में पढ़ना है और बुद्धि लिख के छोड़ दिया है, तो वहाँ पर बुद्धि और बुद्धि परीक्षण दोनों पढ़ना है अपने को, ठीक है। साथ ही साथ शिक्षक के सिलेबस में है ही, है ना, और सहायक शिक्षक में भी है, तो है ना। हाँ, जैसे मैं बोला था, एक क्लास में बुद्धि खत्म, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाओं को कैसे याद रखना है, बुद्धि के प्रकार क्या हैं, बुद्धि के सिद्धांत, और इन्हीं बुद्धि के सिद्धांतों में हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, है ना। और देखेंगे कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है ना। यही तो प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं विकास की हर एक प्रक्रिया को, हर एक चरण को, है ना। चलो ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारा इंटेलिजेंसी, है ना। कई जगहों पर इसको ऐसे लिखा हुआ है कि बुद्धि के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, तो हमको इसमें पूरा बुद्धि पढ़ना होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले कि बुद्धि है क्या, बुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंसी, ठीक। तो सबसे पहले दिमाग में जब भी हम बुद्धि बोलते हैं तो वो जो ब्रेन का ऐसे वाला डायग्राम आता है उसको माइंड से हटा देना है। वो क्या है, ऑर्गन है हमारा, क्या है वो, ऑर्गन है, और वो जो वर्क करता है वो इंटेलिजेंसी है, ठीक। और वो ब्रेन तक सीमित नहीं है, वो हमारी तंत्रिकाओं से, तंत्रिका तंत्र से पूरे शरीर में क्या है, फैला हुआ है इंटेलिजेंसी जो है वो, ठीक। वो सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंसी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। वो हार्डवेयर नहीं है, समझ रहे हो। तो इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि नहीं, मतलब जो हम, जिसको हम दिमाग बोलते हैं ना, ठीक, क्या बोलते हैं चाहिए उसको, मस्तिष्क, मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क का कार्य है, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर है। तो बुद्धि क्या है, तो बुद्धि क्या है, एक मानसिक शक्ति है। किस प्रकार की मानसिक शक्ति है, इससे वस्तुओं और तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में क्या होती है, ये सहायक होती है। 3 चीज़ों में, है ना। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ों के बारे में, तथ्यों के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं, कनेक्शन खोजते हैं, कनेक्शन इन बिटवीन, है ना। उसके बाद तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो कनेक्शन नहीं मिलता तो क्या होता है, बोलते मतलब बुद्धि खत्म हो गया, बोलता है ना, पढ़ते पढ़ते, वही है ना, ठीक। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से क्या है, अलग होती है, ठीक। फीलिंग से अलग है, इंट्यूशन से अलग है। इंट्यूशन आपके अंदर के थॉट्स हैं, इंस्टेंट थॉट्स हैं। अंतः प्रज्ञा, अचानक से आपके माइंड में क्या होता है, कुछ बबल्स वाले थॉट्स आते हैं, हो सकता है वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, समझ रहे हो, उसको अंतः प्रज्ञा बोलते हैं। भावना जान रहे हो, ये फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स जो है वो संवेग आधारित होते हैं, है ना। तो बुद्धि क्या है, तो बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता प्रदान करता है ना। तो जिसके पास ज़्यादा बुद्धि रहता है वो हमेशा नई परिस्थितियों में क्या करता है, खुद को ज़्यादा अच्छे तरीके से अनुकूलित कर लेता है, ठीक। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि सूचना के प्रसंस्करण की क्या है, योग्यता है। सूचना प्रसंस्करण, है ना, IT पढ़ते हो, तो ये क्या है, हमारी ऐसी योग्यता है जिससे हमारे अंदर में सूचना प्रसंस्करण होता है। तो जिसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा, उसके अंदर सूचना प्रसंस्करण क्या होगा, उतना ज़्यादा सूचना तेजी से इधर उधर फैलेगा, ठीक है। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि पहचानने और सीखने की योग्यता है। किसकी योग्यता है, पहचानने और सीखने की, ठीक। बुद्धि को सामान्य अर्थ में हम ऐसा शब्द प्रयोग कर देते हैं कि बुद्धि क्या है, जिसकी समझ ज़्यादा उसकी बुद्धि ज़्यादा है ना। जो ज़्यादा अच्छे तरीके से तार्किक चिंतन कर लेता है उसकी बुद्धि ज़्यादा है, ऐसे बोल देते हैं। स्मरण शक्ति जिसकी ज़्यादा है उसकी बुद्धि ज़्यादा है, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, घर वाले लोग बोल देते हैं तो बुद्धि बढ़ गया भाई, ज़्यादा बात करते जैसे करके, ठीक। वही है, आप ज़्यादा बातें करने लगेंगे, तर्क वितर्क करने लगेंगे, ठीक है। अब देखो बुद्धि की परिभाषाएं याद करना एकदम सरल है ना, क्योंकि हमारा काम किसी ने कर दिया है, ठीक। परिभाषाएं याद करने के लिए उनको पहले क्या किया जाता है, श्रेणीकृत किया जाता है अर्थों के आधार पर। तो ये काम किसी ने कर दिया है, ये काम किया है फ्रीमैन ने, है ना। ठल्हा आदमी फ्रीमैन है, ठल्हा आदमी क्या करेगा, यही सब करेगा, दूसरों के काम को ठीक करके देगा। तो फ्रीमैन क्या करता है, बुद्धि को 3 श्रेणी में उनके परिभाषाओं के अनुसार क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। और
ये कहता है बुद्धि, है ना। अलग अलग परिभाषाएं हैं और उनके अलग अलग क्या है अर्थ हैं। तो 3 अर्थों में सब साइकोलॉजिस्ट को क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहला है वे लोग जो कहते हैं कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है ना। समायोजन की योग्यता है कि नहीं, जिसकी बुद्धि जितनी अच्छी उतने अच्छे तरीके से समायोजित हो पाता है ना। कोई चिड़चिड़ा नकचढ़ा टाइप का लड़का रहता है, लड़की रहती है, तो हम उसको कोई बुद्धि कम है बोल देते हैं, है ना। 4 जगह फिट नहीं होता तो ऐसे ही बोल देते हैं ना। दूसरा ये कहते हैं कि सीखने की योग्यता के रूप में किसने किसने परिभाषित किया, बुद्धि सीखने की योग्यता है। जिसकी बुद्धि जितनी ज़्यादा होगी, सूचना प्रसंस्करण जितना जल्दी तेजी से होगा, उसकी सीखने की योग्यता क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और तीसरा कहते हैं कि ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक, अमूर्त चिंतन सब समझते हैं, काल्पनिक चीज़ें, है ना। अमूर्त मतलब काल्पनिक, ऐसा काल्पनिक नहीं जो हमारे विचारों में है, मूर्त रूप में नहीं है, जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ रहता है, तो वो अमूर्त चीज़ है। तो अमूर्त चिंतन की क्या है, योग्यता है। तो 3 भागों में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कितने लोग हैं, समायोजन की योग्यता कहने वाले लोग हैं स्टर्न, बिने, वुडवर्थ, बर्ट और क्रूज, है ना। ये तीनों हमेशा एक साथ मिलेंगे, है ना। जहां पर कोई कुछ बोलेगा तीनों एक साथ बोलेंगे, ठीक है। स्टर्न, बिने और वुडवर्थ। फिर बर्ट और क्रूज को आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये सब नाम तो सुना हुआ है, स्टर्न, बिने, वुडवर्थ, है ना। और बर्ट और क्रूज क्या है, इसमें नए हैं। अगला है ऐसे कौन से लोग हैं जो सीखने की योग्यता के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले गाल्टन, डियरबोर्न, है ना, बकिंघम और थॉर्नडाइक। ठीक, तो याद रखना, इसको छोटा कोड बना लो कैसे भी करके, है ना। ठीक है, परिभाषाओं को भी देखते हैं हम लोग शॉर्ट में। फिर बोलते हैं अमूर्त चिंतन के रूप में। तो अमूर्त चिंतन में आता है सबसे पहला आदमी जिसने काम किया था बुद्धि के ऊपर, है ना, बिने, और दूसरा है टर्मन। ठीक, ये तो छोटा वाला है। अमूर्त चिंतन में कौन आ जाएगा, बिने और टर्मन। सीखने की योग्यता में गाल्टन और थॉर्नडाइक को याद रखना। दूसरा बाकी लोग क्या बचते हैं, डियरबोर्न और बकिंघम। बकिंघम पहले सुनो ना, हाँ बस वैसी इच्छा। ठीक, देखो अब परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले वो लोग जो समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर सब में क्या होगा, आपको समायोजन मिलेगा, है ना। सारी परिभाषाओं में क्या मिलेंगी, समायोजन। तो समायोजन शब्द को हमको थोड़ा सा अलग रखना है, ठीक है। फिर से वही तरीका, कैसे याद रखना है परिभाषाओं को। सबसे पहले हमको जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का क्या होना चाहिए, नाम लिखना है। फिर उसके बाद जो भी साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम लिखना है। और तीसरे नंबर पर कीवर्ड्स, ठीक है। ये जो कथन कह रहे हैं इसमें कीवर्ड क्या है, ऐसे करके 3 लेटर याद रखेंगे टोटल, है ना। और हमको पूरा क्या होगा, वो परिभाषा याद रहेगा। ऐसे ही याद कर सकते हो, बाकी पूरा याद करोगे ऐसे तो कर सकते हो, है ना। अगर आपके अंदर सूचना प्रसंस्करण ज़्यादा अच्छा है तो, है ना। ठीक, टॉपिक क्या है, इंटेलिजेंसी या बुद्धि, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्टर्न। स्टर्न कहता है कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन की योग्यता है। समायोजन के रूप में कहता है तो समायोजन शब्द आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखो नई परिस्थिति भी सब जगह है ना। तो इनकी परिभाषा में क्या हो सकता है ना, तो ऐसे पूरा याद रखेंगे, जीवन की नई परिस्थिति, है ना। बुद्धि, इसके बाद स्टर्न और जीवन की नई परिस्थिति। ठीक, जीवन की नई परिस्थिति। ठीक, जीवन की नई परिस्थिति तो समस्याओं के अनुरूप क्या है, ये सामान्य समायोजन है। दूसरा आता है बर्ट का। ठीक, बर्ट में बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन की क्या है। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, वो जीवन की परिस्थिति है तो यहाँ पर बुद्धि, बर्ट ब हो गया, है ना। ठीक, और तीसरा अपेक्षाकृत नई परिस्थिति, अपेक्षाकृत नई परिस्थिति। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा देखो, तीसरा है क्रूज का। क्रूज जानो, क्रूज किसको बोलते हैं, हाँ, बड़े वाले जहाज को, है ना। हम तो वो कहो ना प्यार है मूवी देखे थे तब समझे थे उसको क्रूज बोलते हैं करके, ये तो हम तो बड़ा वाला जहाज बोलते थे। देखो
बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, अब यहाँ पर भी परिस्थिति आया है ना, लेकिन ये क्या कहते हैं, नया और विभिन्न प्रकार की परिस्थिति, है ना। तो फिर से वही 3 शब्द, बुद्धि और क्रूज, और तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा, विभिन्न नई परिस्थिति, बस लिखोगे तो भी चल जाएगा, विभिन्न नई परिस्थिति ऐसा लिखोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक, ठीक है। तो ये हुआ समायोजन, जो समायोजन के रूप में कहते हैं। फिर से क्विक रिवीजन, सबसे पहले कौन है, स्टर्न, स्टर्न, ठीक। 3 शब्द क्या क्या हो गए, बुद्धि, स्टर्न, और तीसरा वर्ड जीवन, जीवन की नई परिस्थितियां। दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा बर्ड, बर्ड कहता है, बर्ड, बुद्धि, बर्ड, और उसके बाद अपेक्षाकृत नई परिस्थितियां। तीसरा कौन है, क्रूज, क्रूज कहता है, देखिए फिर याद रखने के लिए, बुद्धि, क्रूज, और ये क्या बोलेगा, विभिन्न नई परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की नई परिस्थितियां। याद हो गया, ठीक, नहीं रहेगा याद, रिपीट नहीं करोगे तो, है ना। सूचना प्रसंस्करण इतना तेज होता तो बढ़िया नहीं रहते जी हम लोग जी, हैं। चलो, दूसरे वो लोग हैं जो सीखने की योग्यता के रूप में कहते हैं, बुद्धि को परिभाषित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है गाल्टन, नाम सुने होंगे विकट गाल्टन का, है ना। तो गाल्टन कहता है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। किसकी शक्ति है, तो इसमें कीवर्ड रहेगा पहचानना तथा सीखना, बुद्धि गाल्टन, पहचानना तथा सीखना। दूसरा आता है बकिंघम का, बकिंघम सिर्फ कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसकी योग्यता है, सीखने की, ठीक। तो सीखने की योग्यता, बस कोई सिक दे देना पूरे हेडिंग को, है ना। बकिंघम सीखने की योग्यता। तीसरा आता है डियरबोर्न, डियरबोर्न की परिभाषा बड़ी है ना। यह कहता है बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। समझो कितनी बढ़िया चीज बोल रहा है ना। जिसके पास ज्यादा बुद्धि रहेगा, जो है ना, वो क्या करेगा, अधिगम करने की क्षमता ज्यादा रहेगी, है ना, और वो अपने अनुभवों से उतनी ही ज्यादा क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है, ठीक। तो तीसरा लाइन किसका, डियरबोर्न का, ठीक है। नाम में ही डियर है तो बात तो अच्छा करेगा ही, ठीक। तो ये कहता है कि ये क्या है, अधिगम करने की क्षमता, तो इसको लिख लेना, अनुभवों से लाभ उठाना, ठीक। तो फिर से 3 वर्ड क्या हो गए, देखो सबको क्विक रिवीजन तुरंत। सीखने की योग्यता में सबसे पहले कौन आता है, गाल्टन, गाल्टन में बुद्धि, गाल्टन पहचानने और सीखने की योग्यता, ठीक। दूसरे नंबर पर कौन आता है, बकिंघम, बुद्धि, नाम भूल गया आप लोग, फिर से बुद्धि, बकिंघम, सीखने की योग्यता, ठीक। तीसरा नाम किसका, डियरबोर्न, बुद्धि, डियरबोर्न, और बहुत बढ़िया, है ना, अनुभव से लाभ उठाना। आगे बढ़े, देखो तीसरा है ना, लास्ट। विकट सारा परिभाषा पढ़ते हैं तो खुद की परिभाषा संकट में आती है ना। हाँ, जो बोलते हैं जीवन की योग्यता, जीवन की योग्यता के रूप में बुद्धि, तो सबसे पहला आता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि, अमूर्त चिंतन के रूप में जो क्या करते हैं, तो अमूर्त चिंतन सब समझ रहे हो ना, जो विचारों में है, मूर्त रूप में नहीं है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी मूर्त चीजों के बारे में भी क्या कर रहे हैं, वो चीज वहां नहीं है और उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो अमूर्त हो जाता है। जो विचारों में है, बोला ना, है ना, तो वो अमूर्त चीजें, ठीक। जैसे अब इसमें विनय की परिभाषा, तो विनय कहता है बुद्धि अवबोध पर आधारित खोज परखता है, जो उचित ढंग से तर्क करने और उचित ढंग से निर्णय करने को क्या करती है, इंगित करती है। तो इसमें याद रखेंगे हम लोग, विनय कहता है जिसके पास बुद्धि रहेगा वो उचित ढंग से अपने क्या ले पाएगा, निर्णय ले पाएगा। क्या कर पाएगा, निर्णय ले पाएगा। उचित ढंग से वो तर्क कर पाएगा, उचित ढंग से निर्णय ले पाएगा। तो फिर से 3 वर्ड निकालने हमको, तो विनय, विनय से पहले बुद्धि, बुद्धि, विनय, और उचित ढंग से तर्क और निर्णय। याद रहेगा। अगला टर्मेन, है ना, ये विनय के साथ फ्री मिलेगा हर जगह, जब भी विनय का नाम आएगा, ठीक। व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की क्या होती है, योग्यता होती है। अमूर्त चिंतन आप
विचारों में ही क्या करते हैं, अगर ज़्यादा सोच लेते हैं, अच्छे तरीके से सोच पाते हैं तो आपकी बुद्धि ज़्यादा है। ठीक, कई बार होता है ना, हम लोग कुछ पढ़ते पढ़ते एकदम अकबका जाते हैं क्योंकि उनके थॉट्स नहीं हम क्रिएट कर पाते, हमारे पास हम में वो क्षमता खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद कि हम वो अपने दिमाग में वो थॉट्स नहीं बना पाते, है ना। जो हमारे संज्ञान है वो हेल्प नहीं करते उस ब्रांचिंग के लिए, तो वो धीरे से क्या बन जाता है, हमारे लिए जंजाल बन जाता है। ठीक, तो जिसके पास बुद्धि रहेगा वो जंजाल में नहीं रहेगा, उसके दिमाग में संजाल रहेगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित अपने अपने जगह रहेगी, अच्छे तरीके से सोच पाए। तो ये टर्मेन कहता है। ठीक, तो टर्मेन में क्या याद रखेंगे, अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसी को पूरा डेडिकेट कर देते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर से क्विक रिवीजन है ना। विनय, बुद्धि, विनय, उचित ढंग से तर्क और निर्णय। ठीक, दूसरा कौन है, टर्मेन, बुद्धि, टर्मेन, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ओके, थैंक यू, है ना। देखो अगला है बुद्धि के प्रकार, कि बुद्धि कितने प्रकार का होता है ना। तो थॉर्नडाइक और गैरेट कहते हैं कि बुद्धि होता है 3 प्रकार का, समझना है ना। तो बुद्धि 3 प्रकार का है, तो ये लोग बोलेंगे कि लोग बाग भी 3 ही प्रकार के होते हैं करके। ठीक, वो व्यक्तित्व में का पार्ट भी चल देता है ना, ये व्यक्तित्व में भी वो बोलते हैं कि 3 ही प्रकार के लोग होते हैं करके, है ना। तो दोनों जगह आता है। तो कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जिनमें होती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, समाज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तर्क चिंतन करते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक, जो बहुत अच्छे तरीके से समायोजित हो जाते हैं, तो ऐसे होंगे बहुत से लोग, है ना। आप में से कुछ लोग भी होंगे सामाजिक, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी जगह हिल मिल जाते हैं, बढ़िया, आपके पास सामाजिक बुद्धि है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि जो देखा सुना, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों से हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, उनके बारे में हम पूरी अच्छे तरीके से क्या करते हैं, हमको समझ आ जाती है सारी चीज़ें। उन सारी चीज़ें, सूचनाओं का प्रसंस्करण हमारे पास ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, और तीसरा वे होते हैं जिनके पास एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंटेलिजेंसी है, अमूर्त बुद्धि है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं देखते हैं, है ना, जिनके पास ये सारी बुद्धि है। कौन कह रहा है इसको, थॉर्नडाइक और गैरेट। बुद्धि के प्रकार तो ये बोलते हैं 3 प्रकार का, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, देखो सबसे पहले सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि किसकी ज़्यादा, सामाजिक बुद्धि वाले लोग कौन हैं, जिनकी बुद्धि सामाजिकता से क्या हो रही है, मापी जा रही है। तो ये इनमें क्या होगा, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार कुशलता से है। व्यवहार कुशल होंगे, विकट बोलते हैं, विकट व्यवहारिक है जी, ऐसे कर कोई भी जगह जाता है एडजस्ट हो जाता है, ऐसे बोलते हैं, बस वही। ठीक है, तो इस तरह बुद्धि मतलब जिसके पास इस टाइप की बुद्धि होगी वह सामाजिक संबंध क्या होता है उसका अच्छा होता है ना। एक नाम याद नहीं रखना है इसका। ये कहते हैं कि सामाजिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी प्रकार के में व्यक्तियों और सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। ठीक, नहीं लिखेंगे, याद रखें। किसके पास सामाजिक बुद्धि होता है, सबसे पहले अगर किसी के पास सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होता है और जो समाज को चला रहे हैं वो कौन है, नेता लोग। नेता लोग, ठीक है, नेताजी लोग पूरा चला रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम रखेंगे व्यवसायी, दुकान वाले लोग जी। अब 10 का सामान लेके जाते हो, आपको 100 पकड़ा के भेज देता है, हाँ है कि नहीं। घर आके सोचते हो मेरे को तो इसको ज़रूरत ही नहीं था करके। ठीक, खर्चा कम करने का नियम बताऊं क्या, मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने मुझे बीएड के टाइम बताया था खर्चा कम करने का नियम। बताऊं 2 मिनट। जब भी दुकान में कुछ चीज़ पसंद आ जाए ना, तो अपने आप से एक सवाल करो, उसे बोलते हैं ज और च का नियम। खुद से सवाल ये करना है कि क्या यह मेरी ज़रूरत है और क्या यह मेरी सिर्फ चाहत है। तो चाहत वाला होगा तो उसको क्रॉस, और ज़रूरत वाला चीज़ होगा तो, लेकिन चाहते भी तो पूरी करनी है ना। करना बाद में जब खुद का पैसा होगा तो, ठीक है। चलो, और किनके पास होता है, कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ जानता हो, कूटनीति चलती है, बिना लड़ाई झगड़ा किए 4 लोग को फंसा के रखना, है ना। सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के बीच में रहते हैं। परामर्शदाता लोग होते हैं, है ना। ठीक, टीचर में भी ये गुण होना चाहिए,
है ना। एक टीचर को बहुत अच्छा नेता होना चाहिए, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, एक व्यवसायी होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, सब गुण चाहिए गुरु जी को, तब टिक पाओगे। बाकी स्टाफ वाला तो जान ही रहे हो, कूटनीति नहीं होगा तो पिसा जाओगे। चलो दूसरा प्रकार वो कौन सा प्रकार? मूर्त बुद्धि, जिनकी बुद्धि क्या है? मूर्त चीज़ों में ज़्यादा होती है। तो व्यवहारिक बुद्धि है क्या है? ये यांत्रिक बुद्धि है। मशीन वगैरह की नॉलेज ये लोग ज़्यादा रखते हैं, देखा हुआ चीज़ इनको बहुत अच्छे तरीके से याद, जैसे हम लोग होता है ना किसी चीज़ को खोल देते हैं फिर वापस लगाने नहीं आता, ठीक। लेकिन इनको पास क्या रहता है, पहली बार किसी चीज़ को भी ओपन वगैरह करेंगे, व्यवस्थित जमा लेते हैं, ये इनके पास ये इंटेलिजेंसी है। तो ऐसे कौन से लोग हैं? तो मैकेनिक्स के पास क्या है? मूर्त बुद्धि है, ठीक है। इंजीनियर, कारीगर, वो पहले से सारी चीज़ों को क्या करता है? एज्यूम कर लिए रहता है, और हमको लगता है क्या बनेगा, अचानक से कुछ बन जाता है ना। आजकल फेसबुक और उसमें देखते हो मिट्टी वगैरह लेके बैठे रहेंगे, पूरा देखते बढ़ जाते हैं, काज बनाएगा रे अभी ऐसे करके, है ना। तो उनके पास कैसी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। औद्योगिक कार्यकर्ता मतलब वही इंडस्ट्रियल जो वर्कर होते हैं, उनके पास बस इतना ही लिखना है, समझ जाओगे फिर। तीसरा प्रकार देखो, तीसरा प्रकार ये कहते हैं जिनके पास अमूर्त बुद्धि है। अमूर्त वैचारिक शक्ति इनके पास क्या है? ज़्यादा है। तो तीसरा प्रकार अमूर्त बुद्धि, इसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। ये सही भी हो सकता है, ठीक है। आदर्शात्मक चीज़ें ये लोग क्या करते हैं? सोचते हैं एकदम, है ना। अमूर्त सोचने की स्वतंत्रता है तो अच्छा सोचेंगे ना जी, है ना, ठीक। तो ऐसी बुद्धि किनके पास होती है? डॉक्टर के पास, ठीक। डॉक्टर पता होता है कहाँ पर काटूंगा तो क्या क्या मेरे को मिल जाएगा तुरंत करके, इधर उधर नस नहीं काटता वो अंदर से, है ना। अमूर्त बुद्धि है। आपके सिम्टम सुनता है वो समझ जाता है कहाँ पे क्या दिक्कत है, कैसा सूजन होगा, वो सब जान डालता है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि। वकील, ठीक। वकील के पास कैसी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है, होती है, ठीक है। चित्रकार, एज्यूम नहीं किया रहता, बन जाता है। अब देखो यहाँ पर एक समस्या है मूर्तिकार और चित्रकार में। मूर्तिकार मूर्त वाले में चला गया और चित्रकार किस में आ गया? मूर्तिकार दोनों में ही आ सकता है, चित्रकार भी दोनों में जा सकता है, मूर्त रूप तो देता है ना वो, है ना, ठीक। लेकिन हमारे पास भी वो अमूर्त नॉलेज है, लेकिन हम उसको मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं क्या? इसी नाम से मूर्तिकार वहाँ चला जाता है, ठीक है। चित्रकारी तो कर ही चलोगे, है ना। चलो, साहित्यकार लोग सोचते रहते हैं और सबको उकेर देते हैं किताबों में। दार्शनिक, है ना, इन सब के पास कैसी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है, ठीक है। अब देखो कि बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या है जो हम अभी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत देखो, याद रखना है सब, है ना, तुरंत याद रखना है सबको, है ना। गिनती 1 से शुरू होती है तो सबसे पहले आएगा एक कारक सिद्धांत, सुने होंगे सब लोग, है ना। एक कारक सिद्धांत तो हमको याद करना है इसको चंकिंग मेथड से, है ना। चंकिंग मेथड किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसको कहते हैं दो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को आपस में जोड़ के एक शब्द बना दो, और वो अजीब सा शब्द हमारे दिमाग के किसी पॉइंट पर जाकर हिट करता है, हमारी सूचना प्रसंस्करण काम करती है और बोलता है अरे तो नया है कुछ, है ना, चलो इसको याद रखते हैं, ठीक। जो मोबाइल नंबर वगैरह याद करते हो, उल्टी पुल्टी चीज़ें याद हो जाती है तुमको, सब क्या है? उसी से चंकिंग मेथड बना हुआ है, चीज़ों को आपस मिलाना, ठीक है। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। तो इसको याद रखने के लिए एक साथ जोड़ देंगे, एक बिने। कितना बिने हो बताओ? एक बिने। कितना बिने? एक बिने, ठीक है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक। फिर से वही, स्पीयर 2 हाथ से चलता है, ठीक। तो 2 हाथ से चलता है स्पीयर, मतलब द्विकारक। इसको तो कोई नहीं भूलता, है ना। स्पीयर देखो, कितने लोग देखो नहीं देखो चलाते हुए? नहीं देखो चलाते हुए? हाँ, चलाए हैं, मैं भी चलाया हूँ जी, है ना। विकट पिराता है ना, ठीक। तो द्वि में याद रखेंगे स्पीयर, 2 हाथ से चलता है भाई स्पीयर, है ना। फिर
इसी स्पीयरमैन को एहसास होता है, कह रहे मेरे से कुछ छूट गया रे, ऐसे करके, है ना। तो स्पीयरमैन कहता है नहीं 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 नहीं, त्रिकारक सिद्धांत हो गया, त्रिकारक ऐसे कर। तो स्पीयरमैन ही क्या देता है, किसको, त्रिकारक सिद्धांत देता है। फिर से कौन आ जाएगा, स्पीयर, ठीक है। तो द्वि और त्रि किसका है, स्पीयर का। अगला आता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने, है ना। तो फिर से वही चंकिंग मेथड, बहु के साथ, देखो इसका बहु अलग किए है ना, इसकी बहु को अलग कर दी इसे, है ना, कारक अलग हो गया। थॉर्नडाइक का थॉर्न को अलग छोड़ दो, है ना, डाइक को उठाते हैं ना, बहु के साथ जोड़ देते हैं डाइक को, बहुडाइक। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, बहुडाइक, याद रहेगा, ठीक। बहुडायन नहीं जी, बहुडाइक है ना। चलो फिर से आता है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत हम सबको पता है, अलग से पढ़े हैं, सब जानते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने। तो बहु के साथ किसको जोड़ना है, बुद्धि, बहुबुद्धि किसने दिया है, गार्डनर, याद रखना, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, और एक ठोको तो बिना ट्रिक के याद रखो। बहुबुद्धि किसने दिया है, गार्डनर, ठीक। वही पहले 60 ठो बताता है, फिर 9 ठो तक चला जाता है ना। खुदा ही नहीं पता, बुद्धि नहीं है ना। चलो अगला है समूह कारक सिद्धांत, ठीक। समूह कारक सिद्धांत, तो देखो जो साइंस वाले लोग समझ रहे, थर्स्ट मतलब समझ, थर्स्ट क्या होता है, जब किसी एक पॉइंट पर ज़्यादा क्या हो, फोर्स लगे, है ना, और स्ट्रेट लगे वो, तो उसको बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट, है ना। तो जहाँ भीड़ ज़्यादा होगा वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो थ्रस्ट लगेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये वो कहता है समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि एक ठो नहीं है, बुद्धि का क्या है, समूह है, ठीक। तो वो किसने दिया है, थर्स्टन ने, ठीक। तो कैसे याद रखो इसको, बताओ। समूह के साथ याद रखेंगे ऐसे थर्स्टन को, है ना, इसका कोई तरीका नहीं है। समूह स्टर्न करके याद रख सकते हो, अपने क्या है, अपने याद करने से मतलब है ना, थर्स्टन, हाँ, समूह स्टर्न करके याद रख लेना, वो नाम याद आ जाएगा, ठीक है। अगला है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है थॉमसन ने, तो इसको याद रखना है प्रतिशन, ठीक, प्रतिशत नहीं है, ये क्या है, प्रतिशन। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, प्रतिशन, ठीक है। अगला क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ठीक। तो क्रमिक, बुद्धि का क्रमिक महत्व है, पहले ये आता है फिर उसके बाद ये आता है, ऐसा ये बताते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे काम के लिए चीज़ें सिर्फ नाम याद रखना, छत्तीसगढ़ के एग्जाम के हिसाब से। तो क्रमिक देता है कौन, वर्णन। तो क्रमिक वर्णन करके याद रखना, दो अलग अलग वर्ड, क्रमिक वर्णन, है ना। अगला आता है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड की थ्योरी इतनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थ्योरी लगती है मुझे, है ना। बहुत बड़ा है लेकिन वास्ट है। क्या होता है देखेंगे, है ना। अभी तक दिमाग में सवाल रहता है ना कि क्या गिलफोर्ड की, क्या है ये, कौन सा सिद्धांत है, देखेंगे। याद नहीं रखना है, बस दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है कुछ कुछ, है ना। तो इसको याद रखने के लिए बुद्धि संरचना, तो संरचना, बुद्धि की संरचना की बात कौन करता है, गिलफोर्ड। तो संरचना किसके खाते में चल देगा, गिलफोर्ड। संरचना गिलफोर्ड, संरचना फोर्ड भी याद रख सकते हो, है ना। हाँ, त्रिआयामी देता है, ठीक। लेकिन वो त्रिआयामी को हम स्पीयरमैन के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा भी याद रख सकते हो, चना फोड़ करके, है संरचना, तो चना आ गया, गिलफोर्ड का फोड़, तो चना फोड़ करके भी याद रख सकते हो, ठीक। अगला है तरल ठोस का सिद्धांत। तो तरल ठोस केटली, है ना, कौन आ गया, केटल। केटली में क्या करते हैं हम, तरल और ठोस को डालते हैं, फिर क्या बन जाता है, चाय, ठीक। तो तरल ठोस किसका, केटल का। तरल ठोस चाय करके याद रखना, केटली, ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं इन सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर, हाँ वो एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट छूट गया था, ठीक है, हाँ मैं भूल जाता हूँ, इस नाम से डालो। देखो मंडे से 19 फरवरी से, है ना, लास्ट वीडियो में जनवरी बोल डाला था, कोई बोल भी नहीं रहे, है ना। 19 फरवरी से हमारा जो है वो न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं टीचर और असिस्टेंट टीचर के लिए। तो आप लोग चैनल पर भी क्या कर सकते हैं, डेमो क्लास देख सकते हैं,
और 2 दिन क्या रहेगा आपको, डेमो क्लास फ्री रहेगा। कुछ भी इंक्वायरी करना होगा तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको शेड्यूल भी भेजा जाएगा, हफ्ते भर का टारगेट दिया जाएगा कि ये चीज़ें करनी है मटेरियल प्रोवाइड करने के साथ। ठीक, थैंक यू। देखो चलो, एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, एक बिने। तो बिने पहला आदमी था जिसने बुद्धि के ऊपर क्या किया, काम किया। इन्हीं को मिला था काम। हाँ, मतलब जिन्होंने सिद्धांत दिया तो हम इसको मानेंगे। जब हम बुद्धि के इतिहास के बाद पास जाएंगे, इतिहास पढ़ेंगे, बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक श्रृंखला होती है, कैसे सारी चीज़ें निर्मित हुई आज पर्यंत तक, अभी तक कैसे हम बुद्धि के बारे में इतना जान पाए। ठीक, तो हाँ, जो सामाजिक कौशल वाला क्वेश्चन अभी बताए थे, उसमें एक शिक्षक में नेता का, व्यवसाय के सब गुण होना चाहिए, उससे रिलेटेड लेक्चरर में क्वेश्चन आया था। हाँ, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक खाली स्थान होती है, नेता, मूल्यांकनकर्ता, सूत्रधार सभी। नेता, मूल्यांकनकर्ता, सूत्रधार सभी। इसका आंसर सूत्रधार लिए है ना, तो ठीक लिया है। फिर किसके अनुसार पूछा है वो, हाँ तो ठीक है, एनसीएफ के हिसाब से ठीक है। सूत्रधार को इंग्लिश, हाँ तो सब सही होता, सब काम रहता है। एनसीएफ पूछा है ना वो। सूत्रधार को इंग्लिश वाले में पढ़ो, सूत्रधार बोलने से सर लीला हो रहा है, सूत्रधार आ गया बीच में। चलो देखो, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बिने, और इसके सहयोगी हैं टर्मन और स्टर्न। आते हैं बाद में चेले लोग इनके। तो टर्मन और स्टर्न ये सबसे क्या है, प्राचीन सिद्धांत है। तो यह बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, निरंकुश सिद्धांत बोलते हैं, है ना। कोई काम का नहीं है, बस दे दिया, तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। इस सिद्धांत में बोलते हैं कि बुद्धि का कितना कारक है, एक कारक है, यूनिफैक्टर है, केवल एक तो चीज है बुद्धि। तो वो बुद्धि क्या है, तो ये कहते हैं कि बुद्धि वह मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों को क्या करती है, संचालन करती है और समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। ठीक, यूनिफैक्टर, केवल क्या है, एक कारक है, और वही एक कारक क्या करता है, पूरे हमारी मानसिक कार्यों को का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। केवल एक फैक्टर है, तो बुद्धि एक ठो है बोलते हैं, है ना। पढ़ेंगे कैसे हम लोग, एक और अलग वाला, है ना। अगला उनको शांत कराएंगे क्या। देखो, वास्तविक स्थिति में यह सिद्धांत मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है, क्योंकि एक विषय में परिश्रमी और गंभीर होने के साथ विद्यार्थी दूसरे विषय में योग्य सिद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक, तो एक तो बुद्धि नहीं, अगर एक ही टिप का बुद्धि रहता तो आप सब चीज में आगे रहते कि नहीं रहते, है ना, सब आपको आता, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अगला हो गया एक कारक सिद्धांत। एक कारक में बस एक ही है, वही मानसिक क्या करेगा, सारी चीजों का संचालन करेगा, नियंत्रित करेगा व्यक्तित्व को, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा देखो, द्विकारक सिद्धांत, बहुत कंफ्यूजन। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयर में। ठीक है, तो मानसिक योग्यता, ये बोलते हैं मानसिक योग्यता 2 प्रकार की होती है, समझना इसी चीज को, है ना, क्या होता है। तो सबसे पहले सामान्य मानसिक योग्यता होती है। जो सामान्य मानसिक योग्यता है ये सबके पास रहेगी, तो जो सबके पास है वो जन्मजात है। क्या है, जन्मजात है। तो जन्मजात जो हमारी बुद्धिमत्ता है, मानसिक योग्यता है, वो सारी चीजें आती है सामान्य में, और इसी सामान्य को हम लोग बोलते हैं सामान्य कारक या जी कारक। जी कारक जी, है ना, सामान्य मतलब जनरल, है ना, जनरल, तो जनरल इंटेलिजेंसी। ठीक, सामान्य मानसिक योग्यता। उनको चुप रहने बोलिए ना थोड़ा सा। अगला विशिष्ट मानसिक योग्यता। विशिष्ट मानसिक योग्यता में, विशिष्ट मानसिक योग्यता क्या है, ये हमारी अर्जन की हुई चीजें हैं, सबके पास नहीं होता,
किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, विशिष्टता है, अलग अलग प्रकार है। तो विशिष्ट कारक क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एस कारक। तो जी कारक और एस कारक, दो टाइप का बुद्धि। अब देखो कैसे, है ना, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग क्लियर करते हैं। सामान्य बुद्धि ये है कि हम सब में क्या होगा, भाषा का विकास होगा, होगा कि नहीं होगा, सामान्य बुद्धि है सबके पास, भाषा का विकास होगा। लेकिन कुछ लोगों के पास विशिष्टता है कि उस भाषा को कई लोग अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, कई लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गई, विशिष्टता हो गई। आ रहा है समझ में। तो सामान्य क्या हो गई, मानसिक योग्यता है सबके पास। गणितीकरण सबके दिमाग पे क्या है, आता है, सबके पास अमूर्त चिंतन है। तो कोई अमूर्त चिंतन गणित के विषय में करेगा ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो कोई विज्ञान के विषय में करेगा। सामान्य बुद्धि है हमारे पास कि हमारे अंदर क्या होगी, म्यूजिक की समझ होगी, तो विशिष्टता होगी, कई लोग म्यूजिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, कोई बनाने वाले होंगे, कोई कंपोज करने वाले होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यह है जी कारक और एस कारक। ये हमारे पास सामान्य मानसिक योग्यता हमारे पास बाई बर्थ है, और विशिष्ट मानसिक योग्यता हमने अर्जित की है। जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे क्या होता है, ये बढ़ते जाता है। क्लियर है, ठीक। अगला देखो, त्रिकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन बोलता है, अरे रुको दादा मैं भुला गया था करके, है ना। अब बोलता है सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व तो है, और इन समान तत्वों और विशिष्ट तत्वों से क्या बनता है, एक समूह तत्व बनता है। अब एक समूह तत्व है, क्या है इसको भी समझो, है ना। आपके पास सामाजिक होना एक सामान्य क्या है, तत्व है। सभी व्यक्ति क्या होंगे, सामाजिक होंगे। विशिष्टता ये है कि कुछ ज़्यादा सामाजिक हो पाते हैं, कुछ कम सामाजिक, है ना, समायोजित नहीं हो पाते अच्छे तरीके से समाज में। तो एक समूह तत्व ये कहते हैं, मान लीजिए आपके पास आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सामाजिक हैं, आपके पास भाषा की योग्यता अच्छी है, तो दोनों तीनों आपस में मिलकर क्या करेगा, एक समूह तत्व निर्मित करेगा, ठीक। जिसको भाषा अच्छे से आता है वो म्यूजिक भी अच्छे तरीके से समझ पाएगा। वैसी गहरे शब्द छोड़ेगा वहाँ पर, है ना, गुलजार साहब, ठीक, ऐसा। तो बस नाम याद रखो, काम बन जाएगा, है ना। सामान्य और विशिष्ट बस याद रखना, इसी को बस पूछता है जी कारक क्या है और एस कारक क्या है, ठीक है। देखो अगला है किसका, थर्स्टन का, ठीक। बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अरे साहब को नहीं, दिमाग बस इतना रखना है। ये बोलते हैं ना, ये सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को कारकों का। तो ये बोलते हैं 7 प्रकार का प्राथमिक कारक है, ठीक। बुद्धिमत्ता के 7 क्या है, प्राथमिक कारक है। और सबसे पहले ये रखते हैं वी को, है ना। सबसे पहले ये रखते हैं वी को, किसको रखते हैं, वी को। तो वी का अर्थ क्या है, वी मतलब वर्बल। तो ये बोलते हैं कि शाब्दिक योग्यता है, शब्दों की योग्यता है, ठीक। पूरा डील नहीं करूंगा इसको, बस ऐसे याद रखना। दूसरा संख्यात्मक योग्यता है कि नहीं सबके पास, अरे थोड़ा बहुत सब जानते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तीसरा बोलते हैं ये डब्ल्यू, ये तो हो गया वर्बल एबिलिटी, शब्दों की योग्यता। अब शब्द प्रवाह की योग्यता, ये भी सबके पास नहीं होती। शब्द प्रवाह की योग्यता है, बोलने का ढंग है, तरीका है, लिखने का ढंग है, तरीका है, तो ऐसी भी एबिलिटी होती है। तो इसको बोलते हैं वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, और इसको दर्शाते हैं ये डब्ल्यू से। कितने हुए, 3। चौथा ये बोलते हैं स्पैटियल एबिलिटी, वस्तु प्रेक्षण, किसी वस्तु को देखना, उसके सारा आयाम को समझ जाना, सारी चीज़ों को जान जाना। एक बार किसी चीज़ को देखता है कोई चित्रकार और उसको बना लेता है, ठीक, वस्तु प्रेक्षण उसके पास। एक बार किसी रास्ते में, कई लोग होते हैं ना, एक बार किसी गली में जाते हैं, सब याद हो जाता है उनको, हम लोग दोबारा डर डर के जाते हैं ना, अरे यहीं तो कुत्ता बैठा था, कहाँ चला गया करके टेंशन हो जाता है, अगली बार जाओ तो। हाँ, ठीक। अगला तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता इसको दर्शाते हैं हम आर से। किसे दर्शाते हैं, आर से। तर्क है। स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी बोलते हैं, ठीक, जान रहे हो। प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता, ठीक। जैसे होता है ना, कोई भी घटना अगर घट जाता है तो पुलिस वाले लोग बुलाते हैं, चल बता इतने टाइम कहाँ था, क्या क्या किया, ऐसे करके, ठीक। तो ये बुद्धि नहीं रहेगा ना, वो आदमी फंस जाएगा, ठीक। आप किसी घटना को विस्तृत रूप से क्या करो, प्रस्तुत कर दो। ये ऐसी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। जितने कहानीकार होते हैं, कई लोग होते हैं ना, जैसे पापा लोग कहीं से घूम घाम के वापस आते हैं तो अपने दिन भर का स्टोरी सुनाते हैं, एकदम प्रत्यक्षीकरण हो जाता है क्या हुआ दिन भर में इनके साथ करके।
मज़ेदार तरीके से बताते वगैरह हैं, है ना। कोई बुजुर्ग हो गया, अपने जीवन कोई घटना को बहुत अच्छे तरीके से बताता है एकदम, है ना। वो स्टैंड अप कॉमेडियन लोग हो गए, है ना। बस्सी का टंकी फेंकना, ठीक, सबको याद है वो, है ना। पी कार, ठीक है। तो याद रखने के लिए VNWSRMP कैसे भी याद रख सकते हो किसी भी क्रम में, जैसे आपको ठीक लगे। याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं आएगा। हाँ, पूछ दिया तो मेरे को मत बोलना, है ना, पढ़ लेना जी, बता रहा हूँ तो, है ना। चलो अगला है बहुकारक सिद्धांत, बहुडाइक है ना। तो ये कहते हैं ना, बुद्धि ना एक ठो चीज वगैरह नहीं है, बुद्धि अति सारा है। बुद्धि कैसा है, तो रेती के टीले जैसा है, कुढ़ाया है एक के ऊपर एक ऐसे करके, ठीक। तो इस सिद्धांत का नाम है बालू के टीले का सिद्धांत। साथ ही इसको मात्रा का सिद्धांत कहते हैं, विकट सारा है, ठीक। इसको आणविक सिद्धांत भी कहते हैं, छोटे छोटे रूप में विकट सारा है। इसको आणविक बोल रहे हैं तो परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, छोटा छोटा है लेकिन बहुत सारा है, बहुत सारी बुद्धि है बोलते हैं, है ना, एक ठो नहीं है बुद्धि, ठीक। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं अनेक तत्वों से हुई है। बुद्धि की रचना समान योग्यता से न होकर बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं आपस में मिलती हैं और वो क्या बनती है, बुद्धि बनती है। बहुत सारा आपस में मिलता है, ठीक। बस इतना ही। अगला देखो, मोस्ट सबसे ज्यादा चर्चित और पूछे जाने वाला बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर। इसको ऐसे याद रखना है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर। अब गार्डनर ना बढ़िया आदमी था जी, लेकिन ना थोड़ा सा अलग टाइप का सोचता था, है ना। कौन सा कलर इसमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ग्रीन वाला दिख रहा है स्क्रीन में, स्क्रीन में दिख रहा है ग्रीन वाला। हाँ, गार्डनर ने क्या बोलता मालूम, हमारी जो खोपड़ी है ना, बुद्धि वाला पार्ट है ना, खोपड़ी के अंदर जो बुद्धि है उसके ना वो बोलता है 7 पार्ट है, बोलता है कितना पार्ट है, 7 पार्ट। और हर एक पार्ट में एक अलग अलग प्रकार की क्या है, बुद्धिमत्ता है, ठीक। ऐसे ये क्या करता है, बुद्धि को गोल बना के काटो, ज़्यादा बढ़िया लगेगा ना, बुद्धि टिप लगेगा। ऐसे में चौकोन में तो तुम्हारा बुद्धि लग रहा है, हाँ क्या गोल बना है भाई, ठीक। कितना हुए, 6। अब इसको 7 कर देते, मान लो ऐसा है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ, नहीं हम लोग गणित वाले हैं ना, हर चीज़ को हमको परीक्षण चाहिए। तो ये बोलते हैं 7 प्रकार का क्या है, 7 खंडा है हमारे बुद्धि में अंदर में, है ना। और हर एक खंड में क्या है, एक प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है। किसी का कोई एक्टिव होता है, किसी का कोई एक्टिव होता है। तो इसके पीछे ये तर्क भी देते हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि एक साइड में रहेगा, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं। तो ये तर्क देते हैं। तो कैसे वो एक्सीडेंट हो जाते थे, 1 का 3 लाख थे, तो आदमी को ठिया बस बुलाए थे, समझ रहे हो। तो ऐसी तर्क भी देते हैं और ये बोलते हैं कि अगर दुर्घटना वगैरह होती है तो व्यक्ति किसी एक प्रकार की बुद्धि को भूल जाता है, तो वो ये इसी को आधार मानता है और बोलता है ऐसा होता है करके, ठीक। ऐसा नहीं है, गलत है ना। इनकी थ्योरी का आधार ही गलत है, लेकिन फिर भी ये थ्योरी हमारे बहुत काम की है ना। गलतियाँ बहुत काम की होती हैं, ठीक, ये सीखने को मिलता है। तो देखो ये कहते हैं कितने प्रकार की बुद्धि होगी। सबसे पहले प्रारंभ में इन्होंने कितने प्रकार बताए थे, 7। प्रारंभ में कितने प्रकार, 7, ठीक। तो सबसे पहले बोलते हैं भाषाई बुद्धि होगी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होगी, भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि जिनके पास ज़्यादा होगी वो भाषा के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। देखो इस थ्योरी को हम लोग पढ़ इस नाम से रहे हैं, हमको बच्चों को समझना है कि किसकी बुद्धि क्षमता, बुद्धि इंटेलिजेंसी किस एरिया में ज़्यादा है और हम उसको उसी एरिया में क्या कर सकें, गाइड कर सकें, ठीक। उसी एरिया पे आगे ले जा सकें, उसकी बुद्धिमत्ता को और शार्प कर सकें। तो भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। तो भाषाई बुद्धि, भाषा के क्या होगा, उनका अच्छा पकड़ होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा भाषा का, ऐसे लोग होंगे, ठीक है। प्रवाहदार, उसको बोल पाते होंगे, समझ पाते होंगे क्लिष्ट शब्दों को, ये गुण रहता है बहुत से लोग में। और जिनके पास ये गुण ज़्यादा रहता है वो लोग क्या बनते हैं, लेखक बन जाएंगे, कवि बन जाएंगे, और क्या बनेंगे बताओ, नेता भी बनेंगे। भाषा का ज्ञान, नेता को इसमें नहीं रखते, फिर कंफ्यूज आओ। संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर में चल जाएगा। तो जो लोग हाँ साहित्यकार बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोग होंगे। तो ऐसा हमको क्या करना है, बच्चों को ट्रीट करना है। दूसरा,
सांगीतिक बुद्धि, संगीत की समझ बहुत अच्छी है ऐसे लोग, सांगीतिक बुद्धि है उनमें ऐसा बोलते हैं। ठीक, लय ताल सुर सब चीज़ को समझते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं? संगीतकार, हाँ लता मंगेशकर, ठीक है, जो गायक वगैरह लोग होते हैं वो। संगीतकार मतलब जो कंपोजर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, ये लोग। ठीक है। अगला स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल क्या होता है इनके पास? स्थानिक बुद्धि मतलब किसी भी चीज़ को ना, किसी भी चीज़ का दिमाग में ही मैप क्रिएट कर लेना, सोच सोच के ही, या एक बार देखे उस चीज़ का मैप क्रिएट कर लेना। वो इंजीनियर लोग कैसे करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लाइन वगैरह खींचे रहते हैं और घर बना देते हैं। स्पैटियल इंटेलिजेंसी है। अगर हमको पता चला स्पैटियल इंटेलिजेंसी है तो कौन कौन से गुण आ सकते हैं बच्चे में, क्या क्या बन सकता है? वो चित्रकार बन सकता है, मूर्तिकार बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, और क्या बन सकता है? पायलट बन सकता है। ओके, ठीक। अगला है तार्किक गणितीय, है ना। यही वाला बुद्धि थोड़ा सा कम हो गया जी, नहीं तो मैं बताता है ना मार्केट में। ठीक, तार्किक गणितीय बुद्धि तर्क नहीं हो, कई लोग पास क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से तर्कों के रूप में ही, तर्क में ही गणितों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि उनमें बहुत ज़्यादा है। ठीक, कई लोग पास कम होता है तो वो गणित नहीं बनता, है ना। जिससे गणित नहीं बनता वो कैसे याद रखेगा? गणित को टाइप वाला याद करना। ठीक, जिससे गणित नहीं बनता, टीचर असिस्टेंट टीचर पेपर दे रहे हो, टाइप करके पढ़ना, है ना। तो तार्किक गणितीय बुद्धि जिनमें ज़्यादा होगी, ऐसे लोगों को हम कहाँ रखेंगे, है ना, क्या कैसे गाइडेंस देंगे? गणितज्ञ बन सकता है वो, और क्या बन सकता है? साइंटिस्ट बन सकता है, हाँ बन सकता है। और क्या बन सकता है बताओ? इंजीनियर ये भी बन सकता है, आर्किटेक्ट ये भी बन सकता है। और मेन तो भूल रहे हो, पैसा की हिसाब किताब कौन करता है? हाँ, पैसा की हिसाब, व्यवसायी जो होते हैं उनके पास भी क्या होता है? ये बुद्धि रहता है। और बैंक मैनेजर, बैंकिंग वाले काम करने वाले जितने लोग, है ना, तो ये सारे लोग किस में आ जाएंगे? तार्किक गणितीय में आ जाएंगे। अगला देखो, अगला है शारीरिक गतिकी। तो शारीरिक गतिकी बॉडी काइनेस्थेटिक, है ना, जैसा हमको, हाँ काइनेस्थेटिक, है ना, शारीरिक गतिक। शारीरिक गतिक बुद्धि जिनका ना बॉडी पे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है, बुद्धिमानी उनकी शरीर में है ना। जैसे वो AB डिविलियर्स कैसे करता है, बाउंड्री पे ऐसे कूदता है, कैसे बॉडी को फोल्ड करता है, फेंक देता है गेंद को, है ना। ठीक, कोहली कैसे करता है ना। तो इनके पास शारीरिक गतिमानी बुद्धि है, शरीर पे इनका क्या है? बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल है ना। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना, मेरे पास वाला बुद्धि नहीं है, मैं कैच नहीं पकड़ पाता, है ना, और कीपिंग विपिंग तो दूर की बात है ना। हाँ, सब फिर वही जिसके पास ये बुद्धि रहता है लपेट के मारता है बस। हाँ, तो ना मैं छोटे बच्चों के साथ खेलता हूँ इसी नाम से, है ना, मेरे लेवल के, है ना। शारीरिक गतिक बुद्धि किनमें? स्पोर्ट्समैन, नर्तक, तैराक, और साथ ही साथ एक एक्सेप्शनल अभिनेता लोग। ठीक, अभिनेता लोग क्या करते हैं? शारीरिक गतिक में आएगा, डॉक्टर भी आएगा, शल्य क्रिया करता है, शारीरिक गतिक बुद्धि है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तो बुद्धि रहेगा तो एक तो करेगा। वो जो अभिनेता है उसके पास क्या भाषा की बुद्धि नहीं है? रहता है, बहुत से बुद्धि रहते हैं, यही तो मार खा जाता है ना बेचारा गार्डनर। अगला है व्यक्तिगत स्व। ठीक, स्व मतलब व्यक्तिगत स्व, जो स्वयं को बहुत अच्छे तरीके से क्या हो? जानता हो, स्वयं को समझता हो। ठीक, तो इसको इंग्लिश में याद रखेंगे। देखो इसको कैसे याद रखना है? इंट्रापर्सनल, इंट्रा, तो इंटरपर्सनल में ए बीच में क्या हो गया है? जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? ए, और ये जो ए है ये आप हो, ऐसे याद रखना। ये ए कौन है? आप, तो ये क्या हो जाएगा? स्व, इंट्रापर्सनल। तो बताओ इंट्रापर्सनल बुद्धि किनके पास होती है? जो स्वयं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, आध्यात्मिक लोग, दार्शनिक लोग बोल सकते हैं। और कौन आएगा? और कौन आएगा? बताओ जल्दी बताओ। जिनमें स्वयं में समझ बहुत अच्छे तरीके से होती है, स्वयं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई नहीं है ऐसा? मनोवैज्ञानिक, हाँ मनोवैज्ञानिक दोनों में आता है, दोनों में आता है। और बताओ, राइटर लोग भी आएंगे इसमें? नहीं आएंगे? आएंगे। और कौन आएगा?
तीन ठो बताना, कल सब लोग अलग अलग बताना। और ठीक, चलो व्यक्तिगत अन्य। फिर संगीत वाला भी आ जाएगा सर, अपने से गाना वो करते हैं, मतलब उसको अपने नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं ले सकते है ना, नया खोजो, पुराना वाला काहे मिला रहे हो। व्यक्तिगत अन्य, देखो इसका तीन ठो बताना, ठीक है सब लोग। व्यक्तिगत अन्य, तो इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल, दूसरों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ रखना, ऐसी बुद्धिमत्ता होती है। तो ऐसी बुद्धिमत्ता किनके पास होती है? काउंसलर होता है, परामर्शदाता। प्रबंधक होता है, मैनेजर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंटरपर्सनल, जिसका अच्छा नहीं होता उसको मैनेजर खराब, है ना। ठीक, और कौन होंगे? सबसे मुख्य तो नेता लोग भी होंगे, हाँ। इंटरपर्सनल, वो बोलते हैं ना, थूक का लाड़ू बांध देना। अगला प्रकृतिवादी बुद्धि। अब ये 7 बोलते हैं, फिर धीरे से याद आता है, नहीं यार 2 ठो छूट गया था करके, तो बोलते हैं अब ना बुद्धि का ना 2 ठो भाग और हो जाता है। मैं आज से घोषणा करता हूँ कि अब बुद्धि 7 प्रकार की नहीं, कितनी है? 8 प्रकार की, सॉरी 9 प्रकार की है। ठीक, तो ये 2 ठो बोलते हैं, पहले ना ये 8 देते हैं। अभी अगर हमको आंसर लेना होगा तो हम क्या लेंगे? 8। और 9वां क्या है ना, प्रस्तावित है, इसके ऊपर काम चल रहा है उनका। इतना ही बस थोड़ी है, उसके ऊपर पूरा वो उसका तथ्य पेश करते हैं बेचारे, है ना। जब तक मेरे को पता था तब तक ये व्यक्ति जो है वो जिंदा थे, अभी का नहीं पता मेरे को, है ना, देखना पड़ेगा। 8वां बुद्धि बोलते हैं कि ये बुद्धि होगा प्रकृतिवादी बुद्धि, जिनको प्रकृति की समझ बहुत अच्छे तरीके से है ना, जो प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आता है किसान। किसान क्या करता है? बादल देख के समझ जाता है ना, कि कब वर्षा होगी कब नहीं होगी। ठीक, मौसम को समझता है, वो प्रकृतिवादी बुद्धि है। और कैसे लोग होंगे इसमें? टूरिस्ट, घूमने घामने वाले व्यक्ति के पास प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। नहीं तो भरे बरसात में, हाँ, वो दिसंबर के महीने में तमिलनाडु घूमने कोई नहीं जाएगा, बाढ़ आ जाता है, लौटता मानसून। चलो अगला है, ये बोलते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, 9वां, ये जो प्रस्तावित है, जो अस्तित्ववादी चीज़ों की बात करते हैं, है ना। तो मुख्यतः दार्शनिक। ठीक, दार्शनिक लोग क्या आते हैं? अस्तित्ववादी बुद्धि में आते हैं। अस्तित्व की क्या करते हैं बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता इसमें ज़्यादा है। जो आंसर क्या लेंगे? 7, 8, 9? हाँ, क्या चीज़ में? किस में? मतलब हावर्ड गार्डनर का आंसर कितना लेना है? 8 लेना। 8 दे दिया है वो, पहले कितना दिया था? 7। वर्तमान में कितने हैं? 9वां प्रस्तावित है। ठीक, अब वो घोषणा कर लिया। ठीक, बिकट डोकरा हो गया है बेचारा, है ना। चल, हो गया ना? ठीक है, याद रहेगा, देखो लाइन से फिर से, है ना। भाषाई, सांगीतिक, स्थानिक, तार्किक, गणितीय। देखो 2-2 के ऐसे कैसे याद रखना है ना, 2-2 का चंकिंग में याद रखेंगे, 2-2, है ना। सबसे पहले चलो ना जी, काहे अटक गए जो लोग, हाँ 2-2 के चलो। भाषा, संगीत, भाषा और संगीत, स्थानिक और तर्क, शरीर और व्यक्ति। शरीर को अलग रख लो, शरीर को क्या करना? अलग रख लेना, शारीरिक गतिमानी को बीच में अलग रख लेना। फिर वहीं इंटर और इंटरा। इंटर मतलब दूसरा, इंटरा ए आ गया मतलब आप स्वयं, इंटर और इंटरा। प्रकृति और अस्तित्व, प्रकृति और अस्तित्व, सरल है, नोट याद हो गया तुरंत। फिर से भाषा, संगीत, दूसरे नंबर पर स्थानिक तर्क, बीच में अलग कौन करेगा? शारीरिक गतिमानी, इंटर और इंटरा, प्रकृति और अस्तित्व। तुरंत याद कर लेते हो, बढ़िया। दोबारा पढ़ना भूल जाओ। देखो अगला है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने। तो यह स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का क्या करता है? विरोध करता है। यह बोलता है कि विशिष्ट, बहुत सारी विशिष्ट, 2 विशिष्ट बुद्धि आपस मिलेगा तो क्या होगा? एक सामान्य बुद्धि बनता है, ऐसा ये कहते हैं। देखो कैसे बनता है, देख लेते हैं। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध करता है। तो प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर क्या होता है? निर्भर होता है, और जिसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक, जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस कार्य के संपादन में सभी स्वतंत्र योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श या नमूना लेकर एक नवीन योग्यता क्या करता है? विकसित करता है। ठीक, तो देखो स्वतंत्र योग्यताएं क्या है?
मान लो आपकी भाषा बहुत अच्छी है, ठीक। स्वतंत्र योग्यता क्या है? आप अच्छे तरीके से तर्क कर सकते हैं। तो विशिष्ट योग्यता हो गई कि आप तर्कपूर्ण बातें कर सकते हैं, ठीक। स्वतंत्र योग्यता अगर मान लीजिए तर्क जगह पर क्या आ गया? समाज आ गया। ये क्या हो गया? सामाजिक होना। सामाजिक होना स्वतंत्र योग्यता है। तो जिसकी भाषा अच्छी है और सामाजिक भी है, तो एक विशिष्ट योग्यता को वो जन्म देगी। वह क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक होगा। वो आगे चल के नेता बन सकता है, वकील बन सकता है, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसे लोग, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस काम का चीज़ क्या है? स्पीयरमैन में क्या होता है? दो विशिष्ट जुड़ेगा तो एक क्या बनता है? सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ, दो विशिष्ट जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एक सामान्य। और इसके में क्या होता है? दो सामान्य जुड़ेगा तो एक विशिष्ट गुण बनेगा, और वही लोगों को अलग करती है, ऐसा कहते हैं। चलो अगला, अगला है क्रमिक, क्रम वर्णन। क्रमबद्ध बोलते हो ना, तो क्रम वर्णन, क्रमिक सिद्धांत किसने दिया? वर्णन। नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो बस कैसे क्रम से होता है। नाम याद है ना? बहुत है। सबसे पहले बोलते हैं कि क्या है? एक सामान्य कारक है। सामान्य कारक ही क्या होंगे? इनके मुख्य समूह कारक होंगे। मुख्य समूह कारक लघु समूह कारक में टूटेंगे और लघु क्या होंगे? विशिष्ट कारक में परिणित होंगे। मतलब सामान्य कारक सीधा विशिष्ट कारक नहीं बनता सॉरी, सामान्य कारक सीधा विशिष्ट कारक नहीं बनता। विशिष्ट कारक बनने के लिए इसको और खंडों में क्या करते हैं? हम तोड़ते जाते हैं। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे इसमें डिटेल में, लेकिन सामान्य कारक कितने प्रकार के होते हैं? बोलते हैं ये 2 प्रकार के, ठीक। ये शब्द याद रखना, बस ये याद रखने का चीज़ है। शाब्दिक व शैक्षणिक योग्यता, वर्बल और एजुकेशनल, वी और ईडी लिख दिया हो, वर्बल और एजुकेशनल। दूसरा बोलते हैं सामान्य योग्यता में गतिक और यांत्रिक योग्यता, ठीक। गतिक और यांत्रिक। तो के एम, के मतलब काइनेस्टिक है ना, और एम मतलब मैकेनिकल, यांत्रिक। हाँ, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नाम पता है, भूत है। अगला देखो, सबसे बढ़िया सिद्धांत बुद्धि का है ना, इसको कैसे याद रखना है? चना फोर्ड, चना फोर्ड। संरचना किसने दिया? फोर्ड ने, गिलफोर्ड ने। बुद्धि ध्यान समझना है ना, बहुत बढ़िया थ्योरी है। 2 मिनट बताऊंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, समझना। ये बोलता है ना कि अब सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा। हमारे बुद्धि में क्या आता है? डाटा। और डाटा क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। डाटा क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो ये हो गया डाटा और ये हो गया प्रोसेस। क्या होगा? प्रोसेस। और उसके बाद हमारे पास क्या मिलता है? हमको प्रोडक्ट मिलता है। बुद्धि कैसे बढ़ती जाती है? तो बोलते हैं बुद्धि संरचना। बुद्धि की संरचना कैसी होती है? तो पहले आता है डाटा, डाटा का क्या होता है? प्रोसेस, प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये आकृतिक, मान लो आकृतिक बुद्धि आई। अब आकृतिक क्या हो गई? कोई सामग्री आई आपके सामने, इस प्रकार की क्या हो गई? एक आकृति आ गई। तो या तो आप इसको अपने संज्ञान में रखोगे, संज्ञान में कहीं पर है, आप उसका स्मरण करोगे, स्मरण लिखा गया है ना, ठीक। अच्छा हुआ सिमरन नहीं लिखा है, स्मरण। या तो आप उस पर परंपरागत चिंतन करोगे, गैर परंपरागत। परंपरागत चिंतन मतलब जैसा आप सोचते हो वैसा सीखोगे। अपरंपरागत अजीब टाइप का आकृति है तो गैर परंपरागत, जैसा नहीं सोचे हो वैसा सोचोगे, ठीक। उसका मूल्यांकन करोगे, ये प्रोसेस चलता है। अब ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है तो हमारे दिमाग में एक उत्पाद के रूप में क्या होता है? बन जाता है और बुद्धि निर्मित होती है। उत्पाद कैसे? या तो हम उसको एक यूनिट के रूप में रखेंगे, या हम किसी उसको वर्ग में रखेंगे, किसी जगह पर रखेंगे। हम रिलेशन क्रिएट कर देते हैं, अच्छा ये इसका पार्ट है। या तो हम उसको अपने सूचना प्रणाली के अंदर रखते हैं, प्रत्यावर्तन प्रणाली, वो सब छोड़ो, है ना, ठीक। मेन क्या है? ये बोलते हैं सांकेतिक क्या होंगे? डाटा जाएंगे, उस पर ये प्रोसेस होंगे, फिर कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा। शाब्दिक जाएंगे, शब्द को माध्यम जाएंगे, उस पर प्रोसेस चलेगा और कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा। व्यवहारिक रूप में जाएगा, प्रोसेस चलेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये डाटा है, ये संक्रियाएं, और ये क्या है? उत्पाद। नहीं पढ़ना, बता रहा हूँ जबरदस्ती, है ना, ठीक। क्या होता है अगर पता तो होना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा। तो इसी को ना ये इस प्रकार से दर्शाते हैं, संक्रिया, उत्पाद और वस्तु। तो ये 3 क्या लेते हैं? 3 डायमेंशन लेते हैं। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले ये बोलते हैं, इसको याद रखना, इस डाटा को जहाँ पर गिलफोर्ड लिखो वहाँ पर याद रखना। सबसे पहले ये बोलते हैं कि मानसिक योग्यताएं ना 120 प्रकार की होगी। कैसे 120 प्रकार की होगी? समझना। कैसे 120 प्रकार की होगी? समझना।
एक डाटा मान लो इस प्रकार का क्या हुआ, एक डाटा गया अप्राकृतिक, तो अप्राकृतिक किसके साथ जा सकता है, मूल्यांकन के साथ। या तो हम इसको मूल्यांकन कर सकते हैं तो एक प्रकार हुआ, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गैर परंपरागत चिंतन कर सकते हैं तो दूसरा प्रकार हो गया, या तो हम इसको परंपरागत चिंतन कर सकते हैं तीसरा हो गया। अब ये पहला वाला उत्पाद किस रूप में बनेगा, तो पहला वाला उत्पाद या तो इकाई के रूप में बन सकता है, ठीक। तो पहला भी कितने प्रकार में हो गए, 7, तो सब का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। बोलता है 4 गुणित 5 गुणित 6 तो कितना होगा, 120 प्रकार, पुराना था, ठीक। अब नया बोलता है ये एक एक चीज जोड़ देता है ना। ये बोलता है 5 5 गुणित 6, ठीक, 5 पंचे 25 और 25 छक्के 150। टोटल मानसिक योग्यता अभी के टाइम पर कितनी है, 150। तो 120 पुराना लिखना और 150 नया, काम बन जाएगा। तो 150 अलग अलग प्रकार की हमारे पास क्या है, मानसिक योग्यताएं। क्लियर है, डायग्राम थोड़ी बनाओ, पूछ रहा था बस मैं, है ना। अगला तरल ठोस, सबसे बढ़िया चीज क्या बोलता है ना, ये हमारे पास ना तरल ठोस कितने दिया, केटली चाय बनाने वाला। तरल ठोस थ्योरी ये कहता है हम जब कबीरा जब हम पैदा हुए, है ना, जग हंसे हम रोए, है ना, ठीक, वैसा नहीं है। ये कहता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास एक बुद्धि होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है ना, तरल रूप में होगा, अलग अलग तरीक़ों से हम सोचते हैं, है ना। तो जैसे ही वह बुद्धि क्या होती है, पर्यावरण के प्रभाव में आती है। किसके प्रभाव में आती है, बीच में क्या लिखना है अपने को, पर्यावरण। किसके प्रभाव में आता है, पर्यावरण के प्रभाव में आता है, तो वह बुद्धि हमारी ठोस बुद्धि में परिणित हो जाती है, बदल जाती है, ठीक। तो तरल बुद्धि क्या है, तर्क आधारित है, सामान्य समाधान की, समस्या समाधान की योग्यता है। ठोस कैसे होगा, ये शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव करके। यहाँ पर हम एकदम क्या करते हैं, डाइवर्जेंट सोचते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग दिशाओं में, कन्वर्जेंट उल्टा बोल डाल रहा हूँ क्या, ठीक बोल रहा हूँ ना, कन्वर्जेंट मतलब हाँ, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, संकुचित सोचते हैं, क्योंकि वो बदल जाता है, ठीक। नाम बस याद रखो, काम बन जाएगा, है ना। अगला है अनुवांशिकता और वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव। तो सबसे पहले याद रखेंगे, इस पर क्या किए गए ना, प्रयोग किए गए। 2 जुड़वा बच्चे थे, परीक्षण वाले पोर्शन बताऊंगा कि जुड़वा बच्चे थे। जुड़वा बच्चों को क्या रखा गया, जुड़वा बच्चों में हमने क्या किया, अध्ययन किया, ठीक। जैसे यहाँ समझना, भाई बहन है और साथ में क्या हो रहा है, रह रहे हैं, तो बुद्धिमत्ता में इतना क्या होगा, कॉमन होगा। नहीं पूछेगा इतना, डोंट वरी, इसको नहीं पूछता डाटा को। भाई बहन है और अलग अलग पालन पोषण हो रहे, तो उनकी बुद्धिमत्ता इस प्रकार से होगी। प्रभाव किसको देख रहे हैं हम लोग, वातावरण का, सॉरी वंशानुक्रम का प्रभाव। तो वंशानुक्रम कैसे डिसाइड होगा, भाई बहन है एक ही साथ रह रहे हैं, तो कितना बुद्धि कॉमन होगा, तभी तो लड़ाई होता है भाई बहनी में, है। भाई बहन है अलग अलग रह रहे हैं, तब तो 4 दिन भर आते हुए अटक अटक की लड़ाई होती है, मन है ना, तेकल मत आए करते हैं घर। बच्चे और जो माता पिता के साथ रहते, बच्चे ऐसे जो माता पिता के साथ, तो यहाँ पर भी प्लस 0.42। बच्चे जिनका पालन पोषण माता पिता से अलग होता है, उनकी बुद्धिमत्ता आपस में इतनी मैच करती है, ऐसा समझो, है ना। गोद लिए हुए बच्चे और माता पिता अलग हैं, तो वहाँ पर एकदम कम हो जाता है। तो ये क्या है, किसका प्रभाव है, वंशानुक्रम का प्रभाव है, ठीक। देखो अगला, पर्यावरण का प्रभाव। तो बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव जान रहे हो, जिसके पास ज़्यादा क्या होंगे, रिसोर्सेस होंगे, आसपास जितनी सारी चीज़ें होंगी सीखने समझने के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। होता है, बुद्धिमान लोग के साथ रहोगे तो बुद्धिमान बनोगे, और तुम्हारे ग्रुप में तुम ही बुद्धिमान हो, इसका मतलब तुम गलत जगह पर हो, है ना। मही मुखिया तथा गलत जगह में, ध्यान समझना, है ना। इस पर हमको केवल एक चीज़ पढ़ना है, उसको बोलते हैं फ्लिन इफेक्ट। बाकी सब जान रहे हो, बुद्धि पर प्रभाव, है ना। तो फ्लिन का प्रभाव या फ्लिन प्रभाव क्या होता है समझना। जो वो घंटाकार आकृति है ना बुद्धि की, जिसमें बीच में 90 सामान्य को रखते हैं, फिर इधर कम वाले आते हैं, उधर ज़्यादा आते हैं। तो फ्लिन कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में बुद्धिमत्ता जो है वो आगे बढ़ जाती है। ये क्या करते हैं, 3 साल तक करते हैं ऐसे, 10-10
साल का गैप लेते हैं, अलग अलग जनरेशन के बच्चों से क्या करते हैं, मतलब एज ग्रुप के बच्चों से क्या करते हैं, पूछते हैं, मतलब परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक। तो यहाँ पर भी वही होगा, बीच वाले लोग क्या होंगे, औसत बुद्धि के होंगे, 90 से 110 वाले, 90 से 110 वाले एवरेज, ये बिलो एवरेज है, और ये कैसे हैं, एबो एवरेज है, एबो एवरेज है। 10 साल बाद फिर करता है, तो अब क्वेश्चन जो है वो पुराने हो चुके हैं और वो सवाल जवाब जल्दी बच्चे लोग दे देते हैं। अब जो कठिन स्तर के परीक्षण थे, कठिन प्रश्न थे, वह बिलो एवरेज वाले लोग भी दे डालते हैं, आंसर देते हैं। तो ये ग्राफ अगले साल बढ़ जाता है आगे की तरफ, अगले 10 साल में, फिर अगले 10 साल में ये बढ़ जाता है आगे की तरफ। तो यही तो है पर्यावरण का प्रभाव। आपको लगता है कि आपकी बुद्धि आपके दादा दादी लोगों से ज़्यादा है, क्यों लगता है, फ्लिन इफेक्ट है ना। अब मम्मी पापा बोला तो चुप रही, तो कुछ नहीं जाना, फ्लिन इफेक्ट, ठीक। तो चुप रही, दिन भर कचर कचर करता, तुम मोर हिसाब से करन देव, तुम कुछ नहीं जाना, ऐसा बोल दो, फ्लिन इफेक्ट। ये बुद्धि क्यों बढ़ी, तो ये बोलते हैं टीवी, इंटरनेट, मनोरंजन के साधन, वैश्वीकरण क्या है, इसका कारण है। और यही कारण है, घर में रहते तो उन्हें जैसे बोलते हैं सब चीज़ होता, लेकिन आप क्या हो, एक वैश्विक दुनिया में हो। तो ये था पूरा बुद्धि, है ना। एक क्लास में बुद्धि खत्म, अरे नहीं हुआ है खत्म, है ना, ठीक। बुद्धि परीक्षण बचा हुआ है, ठीक, और वो चार्ट बचा हुआ है, कैसे हम बुद्धि को अलग करते हैं, ठीक है। इतिहास बचा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।